1518 की गर्मियों में स्ट्रासबोर्ग के हलचल भरे शहर में कुछ असाधारण और डरावना घटित होने लगा। फ्राउ ट्रॉफी नाम की एक महिला अपने घर के बाहर संकरी पत्थर की सड़क पर आई और नाचने लगी। यह कोई दरबारी उत्सव का शालीन संयमित नृत्य नहीं था, बल्कि एक उन्मादी बेकाबू हरकत थी जो दिनों तक बिना रुके जारी रहेगी। जो एक महिला के विचित्र व्यवहार से शुरू हुआ, वह जल्द ही सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। इतिहास की सबसे रहस्यमय और जानलेवा सामूहिक घटनाओं में से एक स्ट्रासबोर्ग की नृत्य महामारी। इस असाधारण घटना को समझने के लिए हमें 16वीं सदी के शुरुआती यूरोप की दुनिया में जाना होगा। रिनेसांस अपने चरम पर था, फिर भी अधिकांश लोगों के लिए जीवन अनिश्चित था। राइन नदी के किनारे बसा स्ट्रासबोर्ग होली रोमन एम्पायर के अंतर्गत एक समृद्ध फ्री इंपीरियल सिटी था। इसके गॉथिक कैथेड्रल की मीनार आसमान को छेदती थी। बाजारों में पूरे यूरोप के व्यापारी भीड़ लगाते थे और प्रिंटिंग प्रेस ने हाल ही में ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी थी। फिर भी इस प्रगति के आवरण के नीचे आम लोग बीमारी, अकाल और सामाजिक अशांति के निरंतर खतरे में जीते थे। 1518 से पहले के वर्ष विशेष रूप से कठिन रहे थे। फसल की बर्बादी और कड़ाके की सर्दी ने कई लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया था। ब्लैक डेथ, हालांकि अब वह 2 सदी पहले जैसी सर्वनाशकारी शक्ति नहीं रही थी, फिर भी सामूहिक स्मृति में डरावनी छाया बनी हुई थी। धार्मिक तनाव उबल रहा था क्योंकि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया था। अनिश्चितता और कष्ट के इस माहौल में मानव मानसिकता उन शक्तियों के सामने बेहद कमजोर साबित हुई जो तर्कसंगत व्याख्या से परे थीं। फ्राउ ट्रॉफी का नृत्य जुलाई 1518 में शुरू हुआ और यह कुछ ऐसा था जिसे स्ट्रासबोर्ग के निवासियों ने कभी नहीं देखा था। वह हिंसक, झटकेदार गतियों के साथ नाच रही थी। उसके पैर पत्थरों पर बार बार पड़ने से खून से लथपथ हो गए थे। उसका चेहरा स्पष्ट पीड़ा में विकृत था, फिर भी वह रुक नहीं सकती थी। स्थानीय अधिकारी और चिकित्सक हैरान थे। कुछ ने शैतानी कब्जे का संदेह किया, दूसरों ने उस समय की चिकित्सा सिद्धांतों के अनुसार गर्म खून की अधिकता या दूषित द्रव्यों की ओर इशारा किया। लेकिन फ्राउ ट्रॉफी तो बस शुरुआत थी। कुछ दिनों के भीतर दर्जनों अन्य लोग सड़कों पर उसके साथ शामिल हो गए। उनके शरीर भी उसी बाध्यकारी हरकत से जकड़ गए। पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े अपनी दैनिक दिनचर्या छोड़कर बेताब तीव्रता से नाचने लगे। पीड़ित लोग मंत्रमुग्ध अवस्था में हिल रहे थे। उनकी आंखें अक्सर पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं, मुंह से झाग निकल रहा था। वे तपती गर्मी में, बारिश में दिन रात नाचते रहे, जैसे कि उनके नियंत्रण से परे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। शहर के मैजिस्ट्रेट्स ने इस अभूतपूर्व संकट का सामना करते हुए उपलब्ध सबसे विद्वान चिकित्सकों और धर्मशास्त्रियों से सलाह ली। उस समय की प्रचलित चिकित्सा बुद्धि ने इस घटना को 4 शारीरिक द्रव्यों के असंतुलन या जिसे वे गर्म खून कहते थे, उसके कारण माना। इस तर्क का पालन करते हुए अधिकारियों ने एक निर्णय लिया जो विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने इलाज के रूप में और अधिक नृत्य की सलाह दी। प्रोफेशनल संगीतकारों को काम पर रखा गया, गिल्ड हॉल्स और सार्वजनिक चौकों में मंच लगाए गए और पीड़ितों को तब तक नाचने के लिए प्रोत्साहित किया गया जब तक यह बीमारी उनके शरीर से निकल न जाए। इस नेक इरादे लेकिन गलत हस्तक्षेप ने स्थानीय प्रकोप को पूर्ण विकसित महामारी में बदल दिया। संगीत और आधिकारिक मंजूरी ने और भी लोगों को नृत्य उन्माद में खींच लिया। गवाहों ने पूर्ण अराजकता के दृश्य बताए। सैकड़ों लोग सड़कों में तड़प रहे और घूम रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए, उनके पैर कच्चे और खून से लथपथ।
ढोल और बांसुरी की आवाज नर्तकों के कराहने और चीखने के साथ मिलकर एक नारकीय सिम्फनी बना रही थी जो संकरी मध्यकालीन सड़कों में गूंज रही थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, स्थिति की वास्तविक भयावहता स्पष्ट होने लगी। मानव शरीर अपनी सीमाओं से परे धकेला गया, असफल होने लगा। नर्तक थकावट से गिर रहे थे, निरंतर तनाव के कारण उनके दिल काम करना बंद कर रहे थे। दूसरों को स्ट्रोक आया या वे केवल शारीरिक थकावट से मर गए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि महामारी के चरम पर प्रतिदिन 15 लोग तक बेकाबू नृत्य के प्रभाव से मर रहे थे। शहर की अर्थव्यवस्था ठप हो गई, बाजार बंद हो गए, कारखाने चुप हो गए और परिवार असहाय होकर देखते रहे जब उनके प्रियजन खुद को मौत की ओर नचाते रहे। सड़कें, जो सामान्यतः व्यापार और दैनिक जीवन की उद्देश्यपूर्ण गतिविधि से भरी रहती थीं, इस भयानक प्रदर्शन के मंच बन गईं। जैसे जैसे मृत्यु दर बढ़ती गई, अधिकारियों ने अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना शुरू किया। अधिक संगीत और नृत्य का धर्मनिरपेक्ष इलाज स्पष्ट रूप से असफल हो गया था। निराशा में वे धार्मिक समाधानों की ओर मुड़े। पीड़ितों को सेंट विटुस के मंदिरों में ले जाया गया, जो नृत्य विकारों से जुड़े संरक्षक संत थे। धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से महामारी कम होने लगी। चाहे वह दैवीय हस्तक्षेप से हो, घटना के प्राकृतिक क्रम से हो या प्रभावित आबादी की सरल थकावट से हो, बाध्यकारी नृत्य धीरे धीरे बंद हो गया। सितंबर की शुरुआत तक स्ट्रासबोर्ग की सड़कें अपनी सामान्य लय में वापस आ गई थीं। स्ट्रासबोर्ग की नृत्य महामारी मानव मन की उस शक्ति का प्रमाण है जो मानसिक पीड़ा को शारीरिक वास्तविकता में बदल देती है और इस स्थायी रहस्य का कि संकट के समय में वास्तव में इंसान होने का क्या मतलब है।